हाय। अक्सर ये प्रश्न आता है और एनसी भी आती हैं कि आप पीवीपीआई में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, एडवर्स ड्रग रिपोर्टिंग नहीं, रिएक्शन रिपोर्टिंग नहीं करते। तो आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टू रिपोर्ट एडवर्स ड्रग रिएक्शंस इन अंडर पीवीपीआई। सो पहली चीज़ तो ये फॉर्म है, सरकारी फॉर्म है, वर्जन 1.4 आप देख सकते हैं। आपको गूगल पे सर्च मारना है एडीआर रिपोर्टिंग फॉर्म। सिडेस्को की वेबसाइट आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं, sidesco.gov.in से ये मिल जाएगा आपको। दूसरा ऑप्शन है आप हमारी वेबसाइट पे जाएं qualify.com और वहाँ पे डाउनलोड सेक्शन में जाके भी आपको HVPI, PVPI और MVPI के फॉर्म डाउनलोड करने को मिल जाएंगे। सो इट इज़ योर चॉइस, आप ओरिजिनल सोर्स से करें या उस वेबसाइट से करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर द ईज़ ऑफ आवर क्लाइंट एंड फॉर एवरीवन मैंने एक जगह सबको कंपाइल कर दिया है कि सारे फॉर्म आपको एक ही जगह पे मिल जाएं। सो अब यहाँ भरना कैसे है? फर्स्ट थिंग, इनिशियल केस है या फॉलोअप केस है? मोस्ट ऑफ यू विल नॉट हैव फॉलोअप केसेस। ये तब होता है जब आप एक ही पेशेंट को बार बार एक ही दवा से रिएक्शन हो रहा हो। दिस यूजुअली हैपन्स व्हेन यू आर CKD पेशेंट, मतलब किडनी रिलेटेड डिसीज़ है या फिर कैंसर है, या आप मतलब आपका पेशेंट ऑब्स्टेटिक का केस है, ऑब्स्टेटिक्स का केस है, तो वहाँ पे फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर में हो सकता है कई बार आयरन से एलर्जी हो जाए, किसी पर्टिकुलर ब्रांड से एलर्जी हो जाए, तो ऐसा हो सकता है विच इज़ नॉट एन एक्सपेक्टेड आउटकम। तो ठीक है, हम अभी शुरुआत में देखते हैं कि एक तो आपको इनिशियल केस पे टिक करना है, पेशेंट के डिटेल्स डालनी है, उसका एज या डेट ऑफ बर्थ डालना है, डेट ऑफ बर्थ इज़ प्रेफरेबल, जेंडर डालना है, वेट इन केजीज अगर उपलब्ध हो तो डाल दें, प्रेफरेबली डाल देना चाहिए, इससे पता लगता है कि ड्रग की डोजिंग कैसे की गई थी। फिर इवेंट और रिएक्शन स्टार्ट डेट डालनी है, इवेंट और रिएक्शन स्टॉप डेट डालनी है। नाउ अगर वो सेम डे है, आपने कोई दवा दी, उसको रिएक्शन हुआ, आपने उसे एविल या डेक्सोना दे दिया या किसी और कोई और दवा से उसको ट्रीट किया और वो रिएक्शन सबसाइड हो गए, तो आपको दोनों जगह एक ही डेट डालनी है। जैसे आज 2 अक्टूबर है, सो 2 अक्टूबर ऊपर भी डाल दें, 2 अक्टूबर नीचे भी डाल दें, ईयर भी साथ में डाल दें। रिलेवेंट इन्वेस्टिगेशंस विद डेट्स, अगर आपने इसके लिए कोई इन्वेस्टिगेशंस कराए हैं, आपको उनकी डिटेल यहाँ डालनी है। यहाँ पे आप इवेंट डिस्क्राइब करोगे कि हुआ क्या था, फला फला पेशेंट को ये दवा दी गई थी, पेशेंट को रैशेस डेवलप हुए, इचिंग हुई, रेडनेस आ गई और उसके बाद हमने ये और दवा दे दी जिससे वो ख़त्म हो गया। रिलेवेंट मेडिकल हिस्ट्री, एलर्जी, प्रेगनेंसी स्टेटस, एनी एडिक्शन, हेपेटिक और रीनल डिसफंक्शन, ये आपको यहाँ मेंशन करना होता है। फिर सीरियसनेस ऑफ रिएक्शन, मोस्ट ऑफ द केसेस में आप नो टिक करते हैं क्योंकि रिएक्शन सीरियस नहीं था, बस इचिंग थी या फिर रेडनेस थी, रैशेस थे, ठीक है। अगर आप इफ़ यस टिक करते हैं तो इन ऑप्शंस में से आपको कुछ सेलेक्ट करना होता है। डेथ हुई थी तो उसके आगे आप डेट मेंशन करेंगे। कॉन्जेनाइटल एनोमली हुई, या अब ये कॉन्जेनाइटल एनोमली कब होगी, जब एक प्रेग्नेंट फीमेल को आप कोई दवा देते हैं जिसकी वजह से उसका बच्चा कॉन्जेनाइटल एनोमली के साथ पैदा होता है। लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन क्रिएट हो गई, कोई डिसेबिलिटी क्रिएट हो गई, हॉस्पिटलाइजेशन जो मतलब ये इनिशियल था या इसकी वजह से प्रोलॉन्ग्ड हो गया। अब ये कैसे होगा, जैसे किसी को OPD में कोई दवा प्रेस्क्राइब की गई और उसके बाद उसने वो दवा खाई और उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, तो आप इनिशियल ऑप्शन टिक करेंगे। आपके यहाँ पेशेंट एडमिटेड था और इस पर्टिकुलर दवा की वजह से उसका स्टे और बढ़ गया, तो आप यहाँ मेंशन करेंगे। अदर मेडिकली इंपॉर्टेंट, अगर आपका क्राइटेरिया इनमें से कुछ फुलफिल नहीं हो रहा है तो आप अदर मेडिकली इंपॉर्टेंट लिख के उसके नीचे लिख देंगे। आउटकम क्या रहा, आउटकम था पेशेंट रिकवर्ड, रिकवरिंग, नॉट रिकवर्ड, फेटल, रिकवर विद सीक्वल एंड अननोन। मोस्ट ऑफ द पेशेंट रिकवर, ओके। फिर आता है सस्पेक्टेड मेडिकेशन और मेडिकेशंस। सो यहाँ पे आप दवा का नाम डालेंगे। अब यहाँ पे एक ट्रिक है, क्या होता है, ये मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है पिछले 20 साल का, कि IPD मेडिकेशन में जब डॉक्टर दवा लिखता है तो वो अगर कोई दवा लिख रहा है तो उसको जो ब्रांड पता है वो लिख देता है, वो लेट्स से ओफ्रामैक्स। नाउ आप अगर एक फ्रेशर हैं या आप ज़्यादा इन्वेस्टिगेटिंग टाइप के नहीं हैं तो आप सिंपली ओफ्रामैक्स रिपोर्ट करोगे, बट दैट इज़ रॉन्ग। शायद आपके उस पेशेंट को ओफ्रामैक्स लगा भी ना हो। क्यों? डॉक्टर ने लिखा ओफ्रामैक्स, नर्स ने इंडेंट किया ओफ्रामैक्स, फार्मेसी ने वो दिया जो ब्रांड उनके पास था।
तो आपको करना ये है कि जिस दिन ये इवेंट हुआ है उस दिन इस पेशेंट के लिए जो रसीद कटी है फार्मेसी से वो मंगवानी है, और ख़ास तौर से अगर वो इंजेक्शन अवेलेबल है तो उसका एम्प्यूल देखना है। लेकिन कई बार एम्प्यूल डिस्कार्ड हो जाते हैं, अगर आईपीडी है तो मोस्टली इंजेक्टेबल होते हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर एम्प्यूल उपलब्ध है तो ठीक है, अदरवाइज़ बिल मंगवाइए। देखिए, क्योंकि यहाँ पे जो ज़रूरतें भी हैं आपकी रिपोर्ट करने की वो आपकी बिल से ही मैच होंगी। नंबर 1, पेशेंट का पेशेंट बोल रहा हूँ, दवा का ब्रांड नेम एंड जेनेरिक नेम, मैन्युफैक्चरर कौन है, बैच नंबर और लॉट नंबर क्या था, एक्सपायरी डेट क्या थी, आपने क्या डोज और रूट प्रिस्क्राइब करी थी, फ्रीक्वेंसी क्या थी, किस डेट थेरेपी शुरू हुई, क्या फर्स्ट डे ही रिएक्शन हो गया दवा देते ही या सेकेंड डे हुआ, थर्ड डे हुआ, क्यों ये दवा दी गई थी, ठीक है, और उसका क्या असेसमेंट था। आप ये असेसमेंट कॉलम छोड़ भी सकते हो, बट इंडिकेशन मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। फिर एक्शन टेकन आफ्टर रिएक्शन, तो आपने क्या किया, ड्रग विड्रॉ कर ली, डोज इंक्रीज करी, रिड्यूस करी, डोज नॉट चेंज, जो भी हुआ आप यहाँ लिख देंगे या सिंपली टिक कर देंगे। रिएक्शन रीअपियर्ड आफ्टर री इंट्रोडक्शन, तो अगर आपने वही दवा फिर से री इंट्रोड्यूस करी है तो आप यहाँ यस नो टिक करेंगे, या आप करेंगे NA एंड ड्रग विड्रॉन लिख देंगे फिर से। साथ में कौन से एसोसिएटेड मेडिकेशन थे, हो सकता है आप जिस दवा को सस्पेक्ट कर रहे हो वो दवा यहाँ पे हो ही नहीं केस जिससे रिएक्शन हुआ हो, तो आपको उसके साथ एसोसिएटेड जो दवाएं आप दे रहे थे वो भी यहाँ मेंशन करना है, लेकिन सिर्फ 3 ही कॉलम है। तो आप एक और फॉर्म यही ले सकते हैं जिसमें बाकी आप कॉलम स्ट्राइक ऑफ कर देंगे लेकिन एसोसिएटेड दवाएं पूरी लिख देंगे। फिर अगर आपको कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है वो दीजिए, अदरवाइज़ यहाँ पे अपना नाम, एड्रेस, email ID, कॉन्टैक्ट नंबर, ऑक्यूपेशन डाल के और इसे आपको pvpi.ipc@gov.in पर रिपोर्ट कर देना है। आप जब इस पर रिपोर्ट करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम उनकी तरफ से एक फॉर्म एक ईमेल आती है कि दे हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिगेशन। अगर कोई उन्हें एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, दे कॉल यू, आस्क फॉर एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ईमेल भी कर सकते हैं अगर आपने फ़ोन नंबर प्रॉपरली मेंशन नहीं किया या लैंडलाइन है। सो दिस इज़ हाउ दिस प्रोसेस वर्क्स। नाउ ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन की एक और प्रॉब्लम होती है, दैट इज़ मेडिकल डिवाइस एडवर्स इवेंट रिपोर्टिंग फॉर्म। असेसर कहता है आप MVPI में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो ये फॉर्म है MVPI में पार्टिसिपेट और रिपोर्ट करने के लिए। अगेन इसमें किसी भी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती। आप मतलब एक एडवर्स इवेंट रिपोर्टिंग सेंटर बन सकते हैं वही PVPI सॉफ्टवेयर में ADRMS में रजिस्टर करके, बट दैट्स योर चॉइस। अदरवाइज़ आप सिंपली डायरेक्टली इससे रिपोर्ट कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन वही सेम, डेट ऑफ रिपोर्ट, टाइप ऑफ रिपोर्ट, इनिशियल है, फॉलोअप है, फाइनल है, या कोई ट्रेंड आ रहा है, बार बार एक ही डिवाइस, एक ही कंपनी की डिवाइस से प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। नाउ टाइप ऑफ रिपोर्टर कौन है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल, पेशेंट, इंपोर्टर, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर और अदर्स। तो यू कैन टेक ऑन अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल और स्पेसिफाई द प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर। इन केस where the reporter is not manufacturer, fill the following details. Has the reporter informed the incident to manufacturer? अगर आपने इन्फॉर्म किया तो yes पे टिक करिए, नहीं तो no. Reporter is also submitting the report behalf of a manufacturer? No. Reporter contact information, so name, address. अगर आप हॉस्पिटल की तरफ से NC क्लोजर के लिए कर रहे हैं तो अपना नाम डालें, एड्रेस में हॉस्पिटल का नाम और एड्रेस डाल दें, ईमेल ID और मोबाइल नंबर डाल दें। फिर डिवाइस कैटेगरी क्या थी, वो डिवाइस थेरेपेटिक थी, डायग्नोस्टिक थी, पूरी कैटेगरी हैं, आप इनको चेक कर सकते हैं। उसके बाद डिवाइस डिटेल, मैन्युफैक्चरर कौन है, आपने किस डिस्ट्रीब्यूटर से ली है, ब्रांड नेम क्या है। अगर आपको पता है कि डिवाइस रेगुलेटेड है कि नहीं इंडिया में तो आप यस पे टिक करें, नहीं तो सिंपली बगल में लिख दें नॉट नोन। डिवाइस रिस्क कैटेगरी आप नहीं जानते, आप इसे ब्लैंक छोड़ दें। ये सब मैन्युफैक्चरर के लिए है, हाँ, लेकिन मॉडल नंबर, बैच नंबर, सीरियल नंबर ये आप ज़रूर मेंशन करें। अगर इट इज़ रिलेटेड टू सम सॉफ्टवेयर वर्जन ज़रूर मेंशन करें, ठीक है।
इंस्टॉलेशन डेट, अगर कोई डिवाइस है, इक्विपमेंट है, एनालाइज़र है तो आप ज़रूर मेंशन करें। एक्सपायरेशन डेट, अगर वो किट है तो एक्सपायरेशन डेट मेंशन करनी है। लास्ट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, अगेन अगर डिवाइस है तो आपको मेंशन करना है। लास्ट कैलिब्रेशन डेट, आपने जब भी इसे कैलिब्रेट कराया हो तब का। अब यहाँ एक ग्लिच है, देखिए कैलिब्रेशन जो है ना, पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए किस डिवाइस का होता है और किस डिवाइस का नहीं होता है, और एक्चुअली आपने कैलिब्रेशन मैन्युफैक्चरर या थर्ड पार्टी से कराया हो। ऐसा ना हो कि आपने खुद अपने हॉस्पिटल में सर्टिफिकेट बना लिए हो और फिर आप क्लेम करें कि जी हमने कैलिब्रेशन कराया है। दैट हैज़ नो वैल्यू। एक्चुअली आप मतलब गलत सिचुएशन में फंस जाएंगे। हाउ लॉन्ग वॉज द डिवाइस इक्विपमेंट मशीन इन यूज़, तो आप मेंशन कर दें आप कब से उसे यूज़ कर रहे हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ डिवाइस फॉर इवैल्यूएशन, तो आपके पास अभी डिवाइस है क्या, अगर है और आप चाहते हैं कि कोई आके उसे इवैल्यूएट करे तो आप येस पे टिक कर दें। इफ़ नो, वॉज डिवाइस डिस्ट्रॉयड, स्टिल इन यूज़, रिटर्न टू मैन्युफैक्चरर, क्या सिचुएशन है अगर आपने नो पे टिक किया है। इज़ द यूजेज ऑफ डिवाइस एज पर मैन्युफैक्चरर क्लेम और यूज़र मैनुअल, ऑब्वियसली यस, अदरवाइज़ आप अगर उसे अब्यूज़ करोगे तो आप कैसे रिपोर्ट करोगे। डिवाइस रेगुलेटेड नॉट रेगुलेटेड इंडिया, आप नहीं जानते तो नॉट नोन पे टिक करें। फिर डेट ऑफ इवेंट, कब हुआ है, सीरियसनेस ऑफ इवेंट, डेट ऑफ इम्प्लांट, अगर कोई इम्प्लांट वगैरह है तो वो आप देखें। लोकेशन ऑफ इवेंट, कहाँ पे हुआ है, हॉस्पिटल प्रेमिसेस में हुआ है तो आप वहीं टिक करेंगे। डिवाइस ऑपरेटर कौन था, पेशेंट था, हेल्थ केयर प्रोफेशनल था। प्रॉब्लम नोटेड प्रायर टू इवेंट और एट द यूज़। फिर क्या डिवाइस का डिस्पोजल क्या हुआ या करंट लोकेशन क्या है, तो वो जो है आपको मेंशन करना है। अब रिमेन्स इम्प्लांटेड इन द पेशेंट, सो बेसिकली दीज आर फॉर इम्प्लांट्स। फिर विद इन हेल्थ केयर फैसिलिटी एट पेशेंट होम, डिस्ट्रॉय कर दिया आपने जो भी किया। फिर सीरियसनेस ऑफ इवेंट कि क्या हुआ, बेसिकली डेथ हुई, लाइफ थ्रेटनिंग है, डिसेबिलिटी है, हॉस्पिटलाइजेशन है, कॉन्जेनिटल एनोमली या बर्थ डिफेक्ट है, एनी अदर सीरियस सिचुएशन, और नॉन सीरियस इवेंट है तो आप नॉन सीरियस इवेंट पे टिक कर देंगे। ठीक है। सो पॉइंट इज, इतना करने के बाद आपको डिटेल ऑफ इवेंट डिस्क्राइब करना है। फिर मैन्युफैक्चरर के लिए ये 2 कॉलम बने हुए हैं। पेशेंट की इन्फॉर्मेशन यहाँ देनी है, जिस पेशेंट के साथ ये हुआ है। हेल्थ केयर फैसिलिटी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ डाल देनी है, और कैजुअलिटी असेसमेंट, मतलब क्या इन्वेस्टिगेशन आपने किया, रूट कॉज क्या आपने आइडेंटिफाई करी, ये सब आपको वहाँ डाल देना है। एंड देन you need to send this email to mvpi.ipcindia@gmail.com. Again, you will get a response, and most of the time they will invite you to sign up in their software. They will themselves register you into the software after taking your information. तो this is how it happens. और इन दोनों प्रोसेस में मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आपको अक्सर एडवर्स ड्रग इवेंट जो है ना मिलते नहीं हैं हॉस्पिटल में। आप परेशान रहते हैं कि एडवर्स ड्रग इवेंट हमें होते ही नहीं हमारे यहाँ, ज़्यादातर आप ये सुनोगे। नहीं सर, आपके यहाँ एडवर्स ड्रग रिएक्शन और आपके यहाँ एडवर्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन दोनों होते हैं, आप पकड़ नहीं पाते। और उसका कारण ये है क्योंकि आपने अपने लिए सिस्टम डेवलप नहीं किया है। अब मैंने क्या किया है, एक काउंटर मेजर यूज़ किया है अपने हॉस्पिटल्स में। दैट इज़, मैंने आईपीडी फार्मेसी में एक रजिस्टर रखवा दिया है। जब भी कोई नर्सिंग स्टेशन या कोई डॉक्टर अगर इंडेंट करता है एविल या डेक्सोना, वहाँ पे एंट्री होती है और वहाँ पे लिखा जाता है कि उसने ये क्यों मंगाया है। आप देखिए, आपके हफ्ते में 2-2, 3-3 रिपोर्ट हो रहे होंगे। देन यू विल बी डिसाइडिंग कि इतने रिपोर्ट करने हैं कि नहीं, कि क्या करना है। आप देखोगे कि आपके यहाँ ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन ना हो, इसके लिए एज अ कवर प्री प्रोफिलैक्सिस एविल और डेक्सोना दिया जा रहा है, विच इज़ क्लिनिकली रॉन्ग। आप एक सिम्टम को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज़ रॉन्ग। इट कैन एक्चुअली बी हार्मफुल फॉर द पेशेंट। तो पहली चीज़ तो ये पोस्ट प्रोफिलैक्सिस की तरह यूज़ होना चाहिए एविल एंड डेक्सोना फॉर एडवर्स ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। और दवाओं के रिएक्शन में आप अक्सर देखोगे कि ये जब यूज़ होता है तो वो पोस्ट रिएक्शन ही यूज़ होता है। तो अगर आपकी फार्मेसी में ये है और आपका नर्सिंग इंचार्ज या आपकी आईसीएन टीम रोज़ राउंड ले रही है, वो इस रजिस्टर की रोज़ सुबह जाके फ़ोटोग्राफ ले लें, जाके चेक करें, उन्हें दिन के 2-3 मिल जाएंगे। एंड दैट इज़ हाउ यू कैच योर एडवर्स ड्रग रिएक्शन एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन।
तो आपके लिए ये कंप्लेन फिर कभी रही नहीं जाएगी कि जी हमारे यहाँ नहीं होता, साहब सबके यहाँ होता है। फॉर एनी अदर डिटेल और क्लैरिफिकेशन आप मेरे को कमेंट कर सकते हो इस वीडियो के नीचे, एंड आई विल ट्राई एंड आई विल क्लैरिफाई योर डाउट्स। मैं फिर से बता दूं कि फॉर द ईज़ ऑफ एवरीवन ये सारे फॉर्म्स qualitify.com पे अवेलेबल है। थैंक यू।